नमस्कार, बीपीएससी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। ये जो है कि टॉप जो है कि 1000 MCQs का सीरीज़ में ये पार्ट 3 होने वाला है। तो अभी क्या है कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। उसका मेन वजह था कि बीपीएससी 67 का जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। उसके वजह से काफ़ी सारा डॉक्यूमेंट्स बनवाना पड़ता है, ठीक है। तो उस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं डाल पा रहा था। तो कोशिश करूँगा कि ये वीडियो अब रेगुलर है, ठीक है। तो देखिए, ये इकोनॉमिक्स का जो है कि पार्ट 3 का यदि तीसरा लेक्चर है। तो इसमें जो हम केवल काफ़ी इम्पोर्टेंट MCQs को ही डिस्कस करेंगे। और देखिए, ये क्या है, जो बीपीएससी का जो है कि रिसेंट ट्रेंड जो है, ठीक है, रिसेंट ट्रेंड्स को देखते हुए जो है अभी हम ये कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। तो इसमें क्या है कि जो ओल्ड कंटेंट है, ठीक है, उससे जो है कि काफ़ी ये बेहतरीन है, ठीक है, जिसमें कि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उसको जो है कि एलिमिनेट कर पाएंगे या फिर उसको जो है आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, इससे पहले हमने विजन IAS का भी जो है कि लेक्चर्स डाले थे। ये 4 से 5 लेक्चर्स था। तो उसमें केवल हमने वही चीज़ों को डिस्कस किया था जो कि बीपीएससी का जो है 17th में जो है बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक रहा है। तो केवल हमने उसी को डिस्कस किया था। अगर आपको कॉन्सेप्ट कुछ समझ नहीं आ पा रहा है, जैसे कि मुद्रास्फीति, बैंकिंग, राष्ट्रीय आय, ठीक है, जीएनपी, जीडीपी, ये सारा अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो जाइए आप उसको वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3। देखिए, इसमें जो आज का पहला सवाल ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, तो भारत राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को अंगीकार करने वाला विश्व का दूसरा देश है। तो गलत। ये जो है कि 1952 में जो हुआ था, ठीक है, आज़ादी के बाद भारत जो है विश्व का पहला देश है जिन्होंने फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था, ठीक है। तो दूसरा है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार वर्ष 2010 तक 111 करोड़ जनसंख्या पर प्रजनन प्रतिस्थापन दर प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। तो देखिए, ये जनसंख्या नीति का उद्देश्य रहा था 2000 ईस्वी का, ठीक है। तो 2000 ईस्वी में जनसंख्या नीति लाया गया था, जिसमें 2045 तक जो क्या है टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, ये जो है प्राप्त करने का लक्ष्य वर्तमान में रखा गया, ठीक है। लेकिन उस समय जो था ये 2010 रखा गया था। तो देखिए, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट क्या कहते हैं? तो टोटल फर्टिलिटी रेट ये कहते हैं कि जो जनसंख्या है, तो जो जनसंख्या जन्म ले रही है, ठीक है, मान लीजिए जन्म ले रही है, और दूसरा क्या है कि मृत्यु हो रहा है, तो जन्म में मृत्यु इतना ही हो कि वो जो जनसंख्या जो है क्या हो, स्थिर बना रहे, ठीक है। तो उसका ना तो घटे ना बढ़े, इसको TFR कहते हैं। तो ये जो होता है क्या होता है, TFR 2.1 बच्चे प्रति महिला, ठीक है। अगर प्रति महिला जो है किसी भी देश में 2.1 बच्चे जो है जन्म दे रही है, तो वो क्या है, TFR माना जाएगा, ठीक है। जो भारत जो है अभी इसके काफ़ी करीब है, लेकिन टोटल फर्टिलिटी रेट जो है TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है प्राप्त अभी तक नहीं किया है, ठीक है। तो इसका ये कथन सही है कि जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी का जो था 2010 तक 111 करोड़ जनसंख्या प्राप्त करने का लक्ष्य था, ठीक है। भारत में प्रजनन का प्रतिस्थापन दर प्राप्त करने वाला केरल प्रथम राज्य है, ठीक है। तो ये भी सही है कि भारत में जो है कि टोटल रिप्लेसमेंट रेट जो है ये स्थापित हो गया है कौन सा राज्य में, केरल में, ठीक है। कहाँ पे, केरल में। तो ये जो कथन 2 और 3 सही है, इसका आंसर होगा C। नेक्स्ट देखिए क्या है कि नेक्स्ट ये है इसमें कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया था। देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो था मुख्य लक्ष्य क्या था, जो है कि मानव विकास था। तो मानव विकास में क्या क्या करते हैं पता है आपको? मानव विकास में रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, ये सब चीज़ों पर जो ध्यान देते हैं, जिससे क्या हो कि जो है कि ह्यूमन कैपिटल यानी मानव जो है पूंजी का निर्माण हो सके, ह्यूमन कैपिटल का निर्माण हो सके। जब कोई योजना देश ऐसा योजना बनाती है जिसमें स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार ये सब पे ध्यान देती है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, मानव पूंजी का निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में लोक क्षेत्रक परिव्यय के वित्त पोषण का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? देखिए, पब्लिक सेक्टर जो एक्सपेंडिचर है, पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर जो है वो भारत में जो सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है पता है? भारत सरकार जो है कि लोन लेती है, ठीक है, लोन यानी ऋण, ठीक है,
ऋण लेती है। तो अभी भी जो है कि पिछले बजट में देखा हम लोगों ने क्या देखा था कि भारत सरकार का जो सबसे ज़्यादा इनकम किससे होती है, उधारी से होती है, ठीक है। तो उधारी लेकर सरकार अभी क्या है कि एक्सपेंडिचर कर रही है, कौन सा, लोक क्षेत्र का व्यय को, ठीक है। तो ये जो है घाटे की व्यवस्था यानी क्या है, लोन वगैरह से पूरा करता था, ठीक है। देखिए 1992 का में क्या था कि घोषित निर्यात आयात नीति कितनी अवधि के लिए लाई गई थी, तो ये 1992 में लाया गया था, जो है 5 वर्षों के लिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, ये सिर्फ आपको मैंने बता दिया ऐसे ही, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ववर्ती योजनाओं से भिन्न है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं में जो है कि क्यों भिन्न नहीं है, देखिए तो इसका जो सही आंसर क्या है कि इसका जो सही आंसर है कि इसमें जो है कि पूर्ववर्ती योजना की तुलना में काफ़ी बड़ा परिव्यय निर्धारित है, ठीक है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या है कि पिछले जो है कि योजना की तुलना में जो है ज़्यादा बजट था, ठीक है, बजट क्या था, ज़्यादा था। और हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, मानव पूंजी निर्माण पर बल दिया गया था, ठीक है। भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है, तो देखिए जब नीति आयोग जो है के निर्माण से पूर्व जो है पंचवर्षीय योजना का लागू करने का जिम्मेदारी किसको था, योजना आयोग का था, ठीक है, योजना आयोग, ठीक है। लेकिन ये जो योजना बनाता था तो उसका जो फाइनल अनुमोदन था, जो यानी फाइनल जो अनुमोदन था ये कौन करता था, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो क्या करता था, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदन करता था। देखिए भारतीय योजना के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। देखिए पहला पंचवर्षीय योजना में जो था कृषि पर ध्यान दिया गया था और दूसरा वाले में क्या था, उद्योग पर ध्यान दिया गया था, ठीक है, ठीक है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं, तीसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण है, इसमें कृषि और उद्योग दोनों को मिक्स करके यानी दोनों पर ध्यान दिया गया था। और आयात निर्यात प्रतिस्थापन का कोई अवधारणा ऐसा कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि देखिए ये जो है कि जैसे 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी स्थापित हुआ था। तो ये बेसिकली जो है साइंस का क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है, टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। तो ये फिर भी इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि ये फिजिक्स में काम आएगा आपको। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें कौन कौन सा कथन सही है, तो देखिए जिसमें चारों कथन सही है। तो देखिए पढ़ते न्यूट्रिनो क्या है, एक चार्ज रहित मूलकण है जो प्रकाश की गति के आसपास चलते हैं। तो न्यूट्रिनो क्या है, पूछेगा कि न्यूट्रिनो में चार्ज क्या होता है, तो चार्ज होता है उसमें जीरो होता है, ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है, क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। न्यूट्रिनो नाभिकीय अभिक्रिया में बीटा क्षय से उत्पन्न होते हैं। तो न्यूट्रिनो क्या होता है कि नाभिक में जो होता है अभिक्रिया होता है तो बीटा क्षय यानी बीटा किरण निकलता है ना, इसको जो बीटा बोलते हैं हम लोग, ठीक है, बीटा किरण, तो उससे क्या होता है, न्यूट्रॉन निकलता है, ठीक है। न्यूट्रिनो की उपेक्षणीय किंतु शून्येतर द्रव्यमान होता है। तो देखिए न्यूट्रिनो उपेक्षणीय मतलब बिल्कुल छोटा सा, लेकिन क्या होता है शून्येतर, शून्य से थोड़ा ज़्यादा। देखिए ये क्या होता है कण, इसका जो है कि द्रव्यमान शून्य के बहुत करीब होता है, लेकिन क्या होता है शून्य नहीं होता है। यहाँ पे 0 और 1 से बीच में क्या होता है, शून्य के करीब होता है लेकिन शून्य नहीं होता है, ठीक है, यानी काफ़ी हल्का कण बोल सकते हैं इसको। चौथा है क्या है, खरबों न्यूट्रिनो मानव शरीर में से प्रति सेकंड आर पार होते रहते हैं। तो न्यूट्रिनो जो है कि मानव शरीर से प्रति सेकंड खरबों की संख्या में क्या होता है, आर पार होते रहते हैं। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास में किस एक को सम्मिलित नहीं करता है। तो देखिए उसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या क्या उद्देश्य था, गरीबी में कमी लाना, रोजगार के अवसरों का विस्तार करना और लिंग असमानता में कमी लाना। तो ये जो है पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारित संरचनाओं इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देने की शुरुआत किस योजना द्वारा की गई थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था कि भारी उद्योग का महत्व को कम करते हुए आधारित संरचनाओं। तो देखिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, रेल, ठीक है, ठीक है, हो गया, रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये सारे जो है कि आधारित संरचनाएं यानी मूलभूत संरचनाएं, इस पे जोर दिया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इसमें क्या है कि मानव पूंजी, ठीक है, मानव पूंजी पर भी क्या हो गया था,
बल दिया गया था। तो ये जो है आपको याद करना है, ठीक है। सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में कौन कौन से कार्य सहायक होते हैं। देखिए समावेशी विकास में क्या क्या चाहिए होगा, करना चाहिए सरकार को। देखिए स्वयं सहायता समूह, जो महिलाएं क्या करती है, एक 8-10 महिलाओं का जो टीम होता है, ये एक दूसरे को क्या करती है, ये कि सपोर्ट करती है, चाहे ऋण जमा करती है, ठीक है, छोटे छोटे बचत करती है, ठीक है, बचत करती है, ऋण करती है, लेती है, ठीक है ये लोग। और क्या करती है, लोग कुछ प्रोडक्ट का या फिर कुछ बिजनेस का संचालन करती है, जैसे कि पोल्ट्री हो गया, आचार निर्माण, ठीक है, या फिर कपड़े उत्पादन छोटे छोटे स्तर पर, इसको क्या बोलते हैं, स्वयं सहायता समूह। देखिए जब स्वयं सहायता समूह स्थापित होगी तो सबको छोटे छोटे लोगों में क्या होगा कि रोजगार मिलेगा, आय बढ़ेगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, समावेशी विकास। तो समावेशी विकास जैसे आपको पता है क्या होता है, समावेशी विकास जो है विकास की ऐसी धारणा है जिसमें कि सभी का विकास हो, ठीक है, और सबका सर्वांगीण विकास हो, हर सेक्टर का विकास हो, ठीक है, हर लोगों का विकास हो, हर तबके का विकास हो, ठीक है। तो ये हो गया। आगे क्या है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देना। देखिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने से क्या होगा, इसमें जो है कि काफ़ी ज़्यादा ऑनर होते हैं, यानी क्या होता है कि धन का विकेंद्रीकरण होता है, गरीबों को रोजगार मिल पाता है, ठीक है। इसका शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना, ठीक है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा से क्या होगा कि रोजगार बढ़ेगी, ह्यूमन कैपिटल से मानव पूंजी का में वृद्धि होगा, तो उससे क्या होगा, समावेशी विकास जो है प्रोत्साहित होगी, ठीक है। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो तीव्रतर, संधारणीय और ज़्यादा समावेशी विकास। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, तीव्रतर, धारणीय और ज़्यादा समावेशी विकास। स्वरूप से अप्रत्यक्ष कर जो है क्रम वर्धमान होते हैं, ठीक है। तो क्रम वर्धमान होते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, क्रम वर्धमान होते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बचत की सर्वाधिक योगदान करता है। तो घरेलू क्षेत्र, जो कि डोमेस्टिक क्षेत्र, यानी क्या है कि घरेलू क्षेत्र जो है बचत में सर्वाधिक योगदान करते हैं। देखिए ये जो है कि कर, अप्रत्यक्ष कर, क्रम ह्रासमान कर हो गया, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया, समानुपातिक कर और क्रम वर्धमान कर, ये हमने जो है विजन IAS के वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी। तो 1991 में जो LPG था, तो L से क्या था, लिबरलाइजेशन था, ठीक है, और P से प्राइवेटाइजेशन था, और G से ग्लोबलाइजेशन था। तो ये जो तीनों था, ठीक है। फिलिप्स वक्र का जो संबंध है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से संबंधित दोनों का, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि कौन सा जो है सूचकांक जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO जारी करता है। तो ये केवल जो है शहरी गैर श्रमिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है ये करता है CSO। कौन करता है, CSO क्या करता है, शहरी गैर श्रमिकों कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। देखिए इसमें क्या है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, राशन वितरण बोलते हैं, ठीक है, राशन वितरण। तो इसमें क्या होता है, ये इसके बारे में कथन है, मुख्य उद्देश्य था सब्सिडाइज कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना, ठीक है। तो यानी कम 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 1 रुपये में क्या कि मोटे अनाज, 2 रुपये में गेहूँ और 3 रुपये में चावल, ठीक है। तो ये प्रदान करना था, क्या किसका उद्देश्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का। यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो यह कीमत सहायक कार्यक्रम यानी क्या होता है कि प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम की तरह प्रारंभ किया गया था, ठीक है। खाद्य सब्सिडी राज्य सरकारों के द्वारा दी जाती है। तो खाद्य सब्सिडी राज्य सरकार के द्वारा नहीं है, केंद्र और राज्य दोनों है, मिला के देते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या कथन है, गलत है, यानी क्या होगा, केवल कथन 1 और कथन 2 है, ठीक है। और ये स्थापना कब हुआ था, 1965 में, खाद्य वितरण प्रणाली 1965 में स्थापित हुआ था, ठीक है। और ये जो काम मध्यकालीन भारत में किसने किया था, मध्यकाल में किसने किया था, वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में किस एक प्रक्रिया की चयन कीजिए। देखिए अस्थायी जनसंख्या कब होगा, जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होगा, स्थिर होगा। देखिए जन्म जब ज़्यादा होगा और मृत्यु कम होगा तो भी क्या होगा, जनसंख्या बढ़े। जब जन्म कम होगा, ठीक है, और मृत्यु ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जनसंख्या क्या होगा, घटेगा। लेकिन जब जन्म ज़्यादा होगा और मृत्यु कम होगा तो जनसंख्या क्या होगा,
बढ़ेगा। ठीक है, तो ये अस्थायी जनसंख्या के लिए क्या होना चाहिए, स्थिर जन्म और स्थिर मृत्यु दर। एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसको आप बिना पढ़े हैं ना, मतलब इसको गैस करके बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर सवाल पढ़ा हुआ हो, आप जो है इस तरह का अगर सवाल को प्रैक्टिस किए तो भी बनाया जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित में से किस दौर से गुजर रही है। देखिए, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। देखिए, उच्च वृद्धि दर जो है कि ये जनसंख्या क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसे बढ़ रहा है मान लीजिए, लेकिन जो बढ़ने का दर है ना वो गिर रहा है, नहीं ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले जितना तेज़ी से बढ़ रहा था, मान लीजिए कि ये अगर पर हर साल में मान लीजिए कि अगर कितना 2.5% बढ़ रहा है, अब क्या है ये 1.5% ही बढ़ेगा। बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है जनसंख्या, लेकिन बढ़ने का दर जो है वो क्या हो रहा है, ये हो रहा है गिर रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए कि जनसंख्या भारत की बढ़ तो रही है, लेकिन बढ़ने का दर जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यही है, निश्चित रूप से गिरने के प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या की जननांग की विशेषता है। देखिए, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है जननांग की विशेषता, यानी डेमोग्राफिक स्पेसिफिकेशन। तो उसमें क्या क्या शामिल होता है ये देखिए, सारी बात याद कर लीजिए। जनसंख्या का आकार, ठीक है, और जनसंख्या का कृषि में महत्व हो गया, उच्च जन्म तथा मृत्यु दर, बेरोजगारी, आयु संरचना। ये क्या होता है कि एक देश में जो है कि 15 साल से कम वाले का जनसंख्या कितना है, ठीक है, उस 15 से 30 साल वाले का कितना है, और 60 साल वाले का फाइनली कितना जनसंख्या, उसको क्या बोलते हैं, आयु संरचना। ठीक है, लिंगानुपात, ठीक है, ये क्या होता है, प्रति हजार पुरुषों पे महिलाओं की संख्या होती है। ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या, जनसंख्या का पूर्वानुमान और जनसंख्या घनत्वादी जो है किसका है, जननांग की विशेषता का हिस्सा होता है। ठीक है, तो रहन सहन का स्तर इसमें नहीं आएगा, तो जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और ग्रामीण शहरी जनसंख्या। ठीक है, देखिए भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है, निरंतर बढ़ रहा है। ठीक है, भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है कि जैसे अभी जनसंख्या घनत्व कितना है, 2011 जनगणना के अनुसार जो है 382 व्यक्ति जो है कितना में प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र में कितना टोटल 300 जो है 82 लोग निवास करते हैं। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्या है कि भारत में समावेशी विकास सही अर्थों में हो रहा है या नहीं, इसके लिए आकलन को देखते हुए कर सकते हैं। तो इसका आकलन कैसे कर सकते हैं, देखिए इसका आकलन जो है हम निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं। देखिए कि क्या अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों जैसे सामाजिक समूहों का विकास की प्रक्रिया से बहिष्कृत हो रहे हैं। ठीक है, तो ये है, तो ये इससे हो गया। दूसरा क्या है कि क्या सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम सामाजिक रूप से बहिष्कृत तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और क्या है अल्पसंख्यकों का विकास हो रहा है अगर, ठीक है, और जो है सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है एक्सक्लूडेड लोग, यानी जिनको कोई योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उस तक अब पहुंच पाया है नहीं। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है, राज्यवार मानव विकास परिच्छेदिका का। देखिए तीसरा कंडीशन क्या है, ठीक है, कि राज्यवार हर स्टेट में जो है मानव विकास का जो परिच्छेदिका मतलब ग्राफ जो होता है, ये देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि जो है मानव विकास हो रहा है या नहीं रहा है। विभिन्न देशों का, राज्यों का आर्थिक विकास सूचकांक, तो आर्थिक विकास सूचकांक से मानव विकास में जो है या समावेशी विकास में ज़्यादा योगदान नहीं होता। देखिए अब मान लीजिए कि कोई देश का आय तो बढ़ रहा है, ठीक है, लोगों का मतलब राज्य का जो है कि जीडीपी बढ़ रहा है, ठीक है, जीडीपी, लेकिन जो है कि उसका लाभ जो है केवल 1-2 अमीर लोगों को हो रहा है। ये जो काफ़ी बड़े ग्रुप में लोग हैं, ठीक है, इनको जो है मिल ही नहीं रहा है लाभ, तो उसको समावेशी विकास हम क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे। इसलिए ये जो पहला कथन हो गया गलत हो गया। ठीक है, देखिए पंचवर्षीय योजना के बारे में कथन पूछा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया था। ठीक है, ये सही है। अगला कथन है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रीकरण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। तो देखिए ये भी सही, चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है कि आर्थिक संपत्ति के संकेंद्रीकरण से जो है उसे सुधार का प्रवृत्ति अपनाया गया था। ठीक है, यानी संकेंद्रीकरण को रोकना था। और ये कथन जो पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र यानी फाइनेंस सेक्टर को जो है योजना के अभिन्न के रूप में शामिल किया गया, ऐसा नहीं किया गया था। ठीक है,
तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि 1991 में जो एलपीजी यानी आर्थिक उदारीकरण आया था, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, ये कभी कभी मेंस में पूछ देता है कि पूछा था एक बार। ठीक है, कि जो है कि 1991 के बाद जो है भारतीय विकास में जो है राज्य तथा जो है बाजार यानी क्या पब्लिक सेक्टर, ठीक है, नहीं वो प्राइवेट सेक्टर, दोनों मिलकर कैसे विकास में भूमिका निभा रहा है। ठीक है, देखिए शहरी क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता जो है वृद्धि हुई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कमी हुई है। ठीक है, क्योंकि कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत की हिस्सेदारी में क्या हुई है, सतत वृद्धि हुई है। ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो देखिए ये सॉरी ये गलत है। शहरी क्षेत्रों में जो है श्रमिकों की उत्पादकता जो है वृद्धि हुई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कमी हुई, कमी नहीं हुई, वहाँ भी क्या हुआ है, वृद्धि ही हुई है। ठीक है, कार्यबल में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिशत की हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये जो है सतत वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यबल की प्रतिशत सतत वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है, तीसरा क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो हाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कृषि के अलग जो है विभिन्न व्यवसाय में लघु उद्योग कुटीर उद्योग में क्या हुआ, वृद्धि हुआ है। ग्रामीण रोजगार में वृद्धि की दर में कमी आई है, तो ग्रामीण रोजगार में वृद्धि की दर में कमी आई और शहर में रोजगार क्या है, बढ़ा है। ठीक है, ये कथन इसका सही है। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए इसमें क्या है कि स्थापना पूछा गया विभिन्न संस्थानों का। देखिए नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, ये बात 1982 में हुआ था। और दूसरा क्या है, ये किसका, शिवरामन समिति के, शिवरामन समिति के सिफारिश पे हुआ था। दूसरा क्या है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है कब शुरू किया गया था, तो 1998 में। कब किया था, 1998 में किया गया था। ठीक है, और बैंक लिंकेज कार्यक्रम जो है 1992 से 93 में किया गया था। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है कब किया गया था, 1975 में किया गया था। तो इसको जब सिकली लगाइएगा तो क्या होगा, पहला होगा ये 4 यानी क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना फिर। ठीक है, 1 नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि नाबार्ड की स्थापना 2 नंबर पे ये आ जाएगा। तीसरे पे क्या आएगा कि स्वयं सहायता समूह जो है कि ये 92 से 93। ठीक है, 3 नंबर, और ये क्या आएगा, 4 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, देखिए चौथा चैप्टर है निर्धनता एवं बेरोजगारी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चन को। देखिए जॉन मेनार्ड किन्स जो था एक अर्थशास्त्री था, उसके अनुसार जो है रोजगार किस पर निर्भर करता है, प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। यानी जॉन मेनार्ड किंग मानते थे कि जब मार्केट में प्रभावी मांग बढ़ेगी किसी भी चीज़ों की, तो उससे क्या होगा कि रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर प्रकल्पना की हिमायती किसने की थी, तो मिल्टन फ्रीडमैन ने क्या किया था, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर प्रकल्पना की हिमायत। ठीक है, क्या था, गरीबी उन्मूलन का अर्थ सहाय को एक विकल्प के रूप में यूबीआई, तो यूबीआई क्या है, अभी कांग्रेस ने जो बताया था यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो था, नया योजना क्या था उसका, नया योजना। ठीक है, न्यूनतम आय गारंटी योजना, तो उसमें क्या था, सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल मूल आय यानी बेसिक आय। देखिए उसमें क्या है ना कि हर व्यक्ति को जो एक 5,000 रुपया है, 7,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। ठीक है, 7,000 5 की या 7 के जो पर मंथ मिलेगा। तो ये जो है ये जो योजना है, ठीक है, ये गरीबी उन्मूलन के लिए ऐसा बोला गया कि गरीबों को अगर इतना आय देंगे आप, तो वो क्या होगा कि शिक्षा, चिकित्सा और ये सब स्वास्थ्य पे खर्च कर सकता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, देखिए इसमें से जो कथन सत्य है, देखिए ये है और ये है। ठीक है, देखिए मजदूरी बोर्ड त्रिपक्षीय स्वरूप होते हैं, जिसमें कामगारों, नियोक्ताओं और स्वतंत्र सदस्यों का प्रतिनिधि होता है। देखिए मजदूरी बोर्ड यानी मजदूर बोर्ड क्या होता है पता है, कि ये जो क्या होता है कि मजदूरों का एक संगठन होता है जो मजदूरों के हित के लिए काम करता है। तो उसमें क्या क्या होता है, कुछ लोग मजदूर का पक्ष से होता है, कुछ लोग फैक्ट्री के पक्ष से होता है, और कुछ लोग क्या होता है कि स्वतंत्र जो है लोग होते हैं, जो ये तीनों से अलग होते हैं। ठीक है जी हैं। तीसरा क्या है, द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने मजदूरी बोर्डों की उपयोगिता
के विरुद्ध अनुशंसा की है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने मजदूरी बोर्डों को उपयोगिता के विरुद्ध यानी क्या क्या था कि ये देखा कि मजदूरी बोर्ड जो है काफ़ी सारे वो क्या कर रहे हैं कि किस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो पॉलिटिकल इनका ज़्यादा लक्ष्य हो गया है, जो मजदूर को वेलफेयर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, देखिए गोमिंदांग द्वारा निर्धारित जनता की जो 4 प्रमुख आवश्यकताएं क्या है पता है? तो इसके अनुसार 4 जो प्रमुख आवश्यकताएं था, तो ये इसको क्या बोले थे वो कि देखिए गोमिंदांग के अनुसार जो है जनता को 4 चाहिए। क्या क्या चाहिए? खाना, कपड़ा, घर और क्या था? परिवहन थी। ठीक है, ये इन्होंने एक गोमिंदांग अर्थशास्त्री था जिन्होंने बोला खाना, कपड़ा, घर और परिवहन सबको मिलना चाहिए। ठीक है, रोजगार की क्लासिकी सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार की अवस्था से विचलन किस प्रकार के होते हैं? तो प्राकृतिक रूप से पूर्ण रूप से अस्थायी। देखिए पूर्ण रोजगार यानी पूर्ण रोजगार ऐसा माना गया है कि ये कभी जो होता है ना कि पूरा नहीं होता है। ठीक है, यानी अगर होगा भी तो बिल्कुल थोड़े समय के लिए होगा। ठीक है, तो इसको ये क्या होता है? प्राकृतिक रूप से पूर्णतः अस्थायी होता है जब पूर्ण रोजगार की स्थिति। ठीक है, पूंजीय संघनीकरण क्या उल्लेखित करता है? तो देखिए कमजोर प्रति कामगार अधिक नियत पूंजी होने देना। देखिए तो पूंजी संघनीकरण क्या होता है कि प्रति कामगार अधिक नियत पूंजी होने देना। देखिए जब काम करते हैं ना कामगार, उसमें जो है कि अधिक पूंजी होने देना, यानी जो है कि कुछ खास तबकों में जो बहुत ज़्यादा पूंजी हो जाएगा, बाकी लोग निर्धन हो जाते हैं, इसको पूंजी संघनीकरण कहते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, मानव विकास सूचक किस वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? तो पहली बार जो है, ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक जो है 1997 में किया गया था। ठीक है, भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि क्या है कि वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार है। ठीक है, तो गरीब रेखा से नीचे जो है तो उसको क्या है कि न्यूनतम कीमत पे जो है वो क्या है सब्सिडाइज रूप से खाद्यान्न जो है प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा एक पानी की सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो ताप शक्ति जो है थर्मल पावर, जिसको हम लोग जो एनटीपीसी का जो थर्मल प्लांट होता है ना, तो ये जो है थर्मल पावर सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए ज़्यादातर क्या होता है कि नदी के किनारे ये पावर प्लांट बैठाया जाता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए आर्थिक लगान वह राशि होती है जो वांछनीय श्रम बाजार में प्रवेश करने के लिए आवश्यक अदा किया जाना चाहिए। तो आर्थिक लगान क्या होता है? आर्थिक लगान वह राशि होती है जो वांछनीय श्रम बाजार में प्रवेश करने के लिए आवश्यक अदा किया जाना, इसको आर्थिक लगान कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अर्थव्यवस्था बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था है? तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो बाजारोन्मुखी, मतलब ये टोटल क्या है मार्केट पर डिपेंड करती है। ठीक है, मजदूरी के शोषण का अस्तित्व माना जाता है। तो कब माना जाता है? जब मजदूरी जो है जो कम होती है यानी और सीमांत आय उत्पाद जो है अधिक होती है। यानी क्या हुआ, आप मजदूरी उनको जो है कि कम दे रहे हैं और आय यानी उससे जो उत्पाद हो रहा है, ठीक है, जो इनकम हो रहा है वो हम ज़्यादा ले रहे हैं। यानी किसी मजदूर से अगर 1000 रुपये का फायदा हो रहा है उसको हम उसके 100 रुपये अदा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कंडीशन होगा? शोषण होगा। ठीक है, आर्थिक श्रमिकों का शोषण बोलते हैं इसको। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करती है? तो प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर और बाजार पर, ये सभी पर निर्भर करती है आर्थिक विकास। ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित कथन देखिए क्या होता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मोमनिया कौन जी आइए। नेक्स्ट क्या है? बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। तो बेरोजगारी होगा तो लोग का क्या होगा कि लोग जो है कि इनकम नहीं कर पाएंगे डेली खर्च के लिए, जीवन यापन के लिए, उसे क्या होगा गरीबी और बढ़ेगा। ठीक है, गरीबी क्या होगा बढ़ जाएगा। ठीक है, बंधुआ मजदूरी अधिनियम रोकने के लिए 1976 में लाया गया था इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। ठीक है, जो क्या है कि मजदूरी किसी को जो जबरन मजदूरी या फिर कम दर मजदूरी रोकना इसका मुख्य
उद्देश्य था जो आर्थिक और वास्तविक शोषण को के विरुद्ध था। भारत में अधिकांश बेरोजगारी जो है संरचनात्मक होते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है कि मान लीजिए एक आदमी जो है टाइपराइटर से वर्क कर रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, बाद में कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर से क्या है उसको चलाना ही नहीं आता। तो देखिए इस अर्थव्यवस्था में टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर जो आया इस पर वो काम नहीं कर पा रहा है। तो इस कारण जो यानी एक अर्थव्यवस्था में संरचना परिवर्तन हुआ जो है, ठीक है। उस वजह से जो बेरोजगारी उत्पन्न हुआ उसको क्या बोल सकते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। इसका कैसे क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि भारत में जो है कि बड़े बड़े जो है फार्म्स को यानी कंपनियां को जो है स्किल्ड लेबर का जो है वो कमी दिखाई पड़ रहा है। वहीं क्या है, भारत का एक बहुत बड़ा भाग है जिसके पास जो है कि टैलेंट तो नहीं है लेकिन उसको क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन को जो बोलते हैं जो है कि संरचनात्मक बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी क्या होता है, किसी कार्य में जिससे कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक लोग लगे होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोल सकते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक है। भारत में बेरोजगारी माप की निम्न में से कौन सी विधि NSSO द्वारा प्रयोग नहीं लाई जाती है। तो बेरोजगारी के माप के लिए चालू मासिक दर प्रयोग नहीं लाई जाती है। सामान्य प्रमुख दर, चालू साप्ताहिक दर और चालू दैनिक स्तर, ये तीनों जो है प्रयोग में लाई जाती है। NSSO जो क्या करता है, बेरोजगारी की माप करता है, ठीक है। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की जनसंख्या का अनुपात जो उसके अनुसार जो 37% था। तेंदुलकर समिति जो कब गठित हुआ था, 2004-05 में गठित हुआ था। इसमें बेरोजगारी जो उसमें गरीबी उन्होंने 37.2% माना था, ठीक है। और नीति आयोग का जो हाल में रिपोर्ट है उसमें कितना था, 25% गरीबी था ओवरऑल इंडिया, ठीक है। किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर क्यों होता है, क्योंकि कीमत स्तर अलग अलग होता है। देखिए अब देखिए गरीबी रेखाएं जो होता है, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि एक कुछ बेंगलुरु का है या फिर मान लीजिए दिल्ली का है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसमें फूड का प्राइस हाई होगा, तो वहाँ पे अगर कोई 300 कमाता है तो गुजर बसर नहीं हो पाएगा। वहीं अगर गाँव में जो है कि सारी चीज़ें सस्ता है, ठीक है, फल वगैरह दूध वगैरह, तो क्या है वहाँ अगर 200 भी कमा रहा है तो लोग क्या होता है गुजर बसर कर लेते हैं। इसलिए अलग अलग राज्यों में जो है प्राइस स्तर अलग अलग होने के कारण जो है गरीबी रेखा अलग अलग होती है, ठीक है। इंडिया आइडिया समिट 2020, ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था तब का, अब जरूरी नहीं है, UPPCS पूछा था 2020 में, ठीक है। देखिए ये क्या है कि सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना किसने किया था, तो रॉबर्ट E पार्क ने किया था, ठीक है। मार्जिनल मैन की संकल्पना रॉबर्ट E पार्क ने किया था। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में कौन सा विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका देखिए जो प्रयोग किया जा रहा है इसमें क्या क्या होता है कि भारत में गरीबी जनगणना करने के लिए जो है कि न्यूनतम कैलोरी यूज करते हैं, ठीक है। और जो है कि पारिवारिक उपभोग भी यूज करते हैं, और जो है ठीक है पारिवारिक उपभोग का भी यूज करते हैं, ठीक है। और क्या है कि कैलोरी ग्रहण और हेड काउंट मेथड, ठीक है, ये तीनों करते हैं। जैसे कि 21% गरीबी है तो ये क्या हुआ कि जो है हेड काउंट मेथड हुआ, ठीक है, हेड काउंट मेथड हुआ। दूसरा क्या है कि कैलोरी ग्रहण, जैसे 2400 कैलोरी से कम आया तो इससे जो गरीबी आकलन करते हैं ये क्या करते हैं, हेड कैलोरी ग्रहण से करते हैं, ठीक है। और पारिवारिक उपभोग में भी है, ठीक है, प्रति परिवार जैसे 1000 रुपये प्रति व्यक्ति ऐसा कुछ करके खर्च कर रहे हैं तो इस हिसाब से गरीबी निर्धारण करते हैं। प्रजनन प्रतिस्थापन दर मैंने बताया था पिछले वीडियो शुरू में वीडियो आपको कि 2.1 जब कोई भी देश का प्रति महिला 2.1 बच्चे पैदा करती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन दर, TFR बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर ये 5वां है, भारत में कृषि। देखिए कृषि जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, से क्वेश्चन पूछा जाता है UPSC में रेगुलर। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, कथन क्या है कि भारत में कृषि अभी कुल रोजगार में काफ़ी बड़ा हिस्सा है। देखिए रोजगार तो दे रहा है अच्छा खासा कृषि, ठीक है। भारत में कृषि पैदावार अस्थिरता में कोई कमी नहीं आई है। तो देखिए इसका जो है कि अस्थिरता में कोई कमी नहीं आई, तो ये जो है कि ठीक है ये भी कथन, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं है। देखिए ये रोजगार है, ये कृषि की उत्पादकता से संबंधित होती है, दोनों में लिंक कुछ नहीं है, लेकिन दोनों सही है। तो इसका आंसर होगा B, अलग अलग सही है परंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। भारत में कृषि निजी निवेश अधिकतर श्रम बचाने वाले मशीन पर है। यह किसका प्रतिक्रिया के कारण हो सकता है, देखिए बढ़ती हुई मजदूरियाँ
अपेक्षाकृत महंगा श्रम बाजार। देखिए कृषि में अभी ट्रैक्टर वगैरह जो है कि थ्रेसर वगैरह, ठीक है, या फिर हार्वेस्टर वगैरह ला रहा है। क्यों ला रहा है? क्योंकि मजदूरी से करवाने के बाद खेती किसानों का जो है कि लागत जो है बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मजदूरी दर बढ़ रहा है। क्या है? मजदूरी दर बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से हो रहा है, ये लिखा हुआ बढ़ती हुई मजदूरियाँ और अपेक्षाकृत महंगा श्रम बाजार के कारण कृषि का मशीनीकरण हो रहा है। देखिए एनएसएसओ का 17वें चक्र संरक्षण काफ़ी पुराना है, तो ये भी करंट का क्वेश्चन नहीं, इसलिए आप मत पढ़िए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए भारत सरकार को कृषि आयकर कौन समानुदेशित करता है? तो कृषि आयकर जो है भारत का संविधान जो डिसाइड करता है कि किस पे टैक्स लगेगा, किस पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो है तो कृषि जो है 7वीं अनुसूची का 46वें में प्रविष्टि मतलब क्या एंट्री है, और कृषि आयकर जो है राज्य सरकार को विषय है। कृषि जो है आयकर राज्य सरकार का विषय है, ठीक है। भारत में ग्रामीण आय प्राय नगरीय आय से कम है, इसके लिए निम्नलिखित में से क्या कारण जिम्मेदार है? देखिए इसका मेन जो कारण है कि किसान बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर है और वैज्ञानिक कृषि के बारे में उनका ज्ञान नगण्य है। यानी क्या है? किसान की निरक्षरता। दूसरा क्या है कि विनिमय उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का मूल्य कम होता है। देखिए निर्माण के उत्पाद जो होता है वो काफ़ी महंगा होता है, लेकिन प्राथमिक उत्पाद जैसे सब्जी, फल फूल, ये सब का दाम क्या होता है? कम होता है। दवाइयाँ, कपड़े, ये सब का दाम क्या होता है? हाई होता है। इसी वजह से किसानों का आय कम हो जा रहा है। दूसरा क्या? उद्योगों में निवेश की तुलना में कृषि में निवेश कम हुआ है। देखिए इंडस्ट्री में लोग विदेशी निवेश, सरकारी निवेश करती है, लोग निवेश करते हैं, लेकिन कृषि में लोग ज़्यादा निवेश नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉफिट कम होता है। तो ये सारे जिम्मेदार किसके लिए है? किसानों की आय कम होने के लिए। देखिए टर्मिनेटर बीज क्या होता है? टर्मिनेटर बीज एक टर्म है जिसमें क्या होता है कि लैंगिक रूप से बांझ पौधे उगने की। देखिए टर्मिनेटर बीज एक ऐसा होता है ना कि अगर आप इसे फसल बो दिए तो ये अगर फसल ये पौधा हो गया तो अब इसके बाद जो बीज होगा इस बीज से आप पुनः पौधा नहीं उगा सकते। क्या होगा? यानी एक के बाद वंशानुगत इसका समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर बीज, ठीक है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है? टर्मिनेटर बीज का यूज करती है ताकि जो है कि कोई भी किसान दोबारा ना उगा पाए। इससे क्या होता है? उनका बिजनेस चलता रहता है, यानी कि किसान को प्रत्येक साल बीज खरीदना पड़ता है। देखिए ये गन्ने उत्पादक राज्य का क्रम है, तो ये जो आपको इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ाया जाएगा कि गन्ना उत्पादक चावल उत्पादन में कौन सा राज्य अव्वल है, या फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये जो है कि गन्ना, चावल, दाल, ये सब में आपको इकोनॉमिक सर्वे में कवर करवाया जाएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने कोई बात नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ज्वार के अंतर्गत जो है सर्वाधिक एकड़ जो है महाराष्ट्र में, ठीक है। ये भी सेम है कि जो है कि इकोनॉमिक सर्वे में ही पढ़ा जाएगा इसको, ठीक है। उस समय का है, पुराना है डेटा है, तो इसमें लेटेस्ट डेटा हम यूज करेंगे, ठीक है। देखिए ये कि खाद्यान्न के संबंध में प्रपणन विपणन के संबंध में सिर्फ भारत सरकार प्रपणन नीति अपनाई जाएगी, न कि मुक्त विपणन नीति। देखिए खाद्य जो है कि ये जो है कि प्रोक्योरमेंट करती है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, तो वो अपना नीति अपनाया है। दूसरा क्या है कि लक्षित वितरण प्रणाली जो है, यानी क्या सरकार खरीदती है ना राशन, वो नीति अपनाया है, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS के अंतर्गत जो भारत सरकार द्वारा राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को गेहूँ, चावल सामान्य केंद्रीय कीमतों पर इश्यू दिए जाते हैं। तो ये जो है, हाँ ये सही है, ठीक है, कि सामान्य केंद्रीय कीमत जो है जो सभी राज्यों को एक सामान्य कीमत पे मिलता है केंद्र सरकार से, क्या राशन, ठीक है, वो गरीबों में बांटने के लिए। देखिए भारत सरकार केवल अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा करते नहीं, ये दलहन, तिलहन आदि बहुत सारे प्रोडक्ट पे जो है बहुत सारे कृषि उत्पाद पे घोषणा करती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में तिलहन की मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार अभी क्या है? आयात पर निर्भर है। तो क्योंकि जो है किसान अन्य खाद्यान्नों को पैदा करने के लिए जो है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP मिलता है, यानी चावल गेहूँ उत्पादन करने के लिए किसानों को क्या मिलता है? समर्थन मिलता है, ठीक है। तो उस वजह से लोग चावल गेहूँ ज़्यादा उगाते हैं, दाल जो है कम उगाते हैं, ठीक है। तिलहन की फसलों की पैदावार अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर करती है। देखिए तिलहन जो है अधिकांशतः जो है जहाँ पे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे लोग दलहन उगाना पसंद करते हैं। तो तीसरा क्या है कि पेड़ों से उत्पन्न बीज तथा चावल चोकर से तेल निकालने का प्रक्रिया का प्रयोग अभी नहीं लाया जाता है। देखिए ये जो है कि चावल के चोकर से जो है राइस बार्न जिसको बोलते हैं उससे
तेल निकालना और पेड़ों के बीज से जो तेल निकलता है ये जो है काफ़ी डेवलप टेक्नोलॉजी अभी नहीं हुआ है, यानी ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, इस वजह से तेल का क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। ठीक है, और क्या है कि तेल का जो है फसल जो पैदा करने की अपेक्षा आयात बहुत सस्ता है, ये जो है क्या है ये सही नहीं है। ठीक है, ये आयात भी महंगा ही हो रहा है। नेक्स्ट क्या है कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए सूक्ष्म सिंचाई पद्धति जो है कि इसे मृदा की उर्वरकता को हानि जो है कम पहुंचता है और इसे कुछ कृषि क्षेत्रों में भूमि जल स्तर कम होने से क्या कर सकता है, रोक सकते हैं। ठीक है, और ये जो है और वर्षाधीन सिंचाई का एकमात्र साधन नहीं है। ठीक है, वर्षाधीन सिंचाई का जो है नहर या फिर कुआं इत्यादि भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, भारत सरकार जो है सी बकथॉर्न, देखिए ये क्या होता है, सी बकथॉर्न जो होता है कि ये मुख्यतः अर्धशुष्क क्षेत्रों में विकसित होता है, इसके पास पादप शुष्कता को सहन नहीं कर सकते, इस प्रकार का मृदा जो है मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक है। ठीक है, ये बायोडीजल का समृद्धि स्रोत है, इसे झाड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सी बकथॉर्न का जो खेती क्यों करवाया जाता है, क्योंकि मृदा क्षरण के नियंत्रण में ये सहायक हो रहा है। ठीक, और क्या इससे पोषणीयमान होता है, जिससे क्या होता है कि जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित रहता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक बीजग्राम संकल्पना सीड विलेज कॉन्सेप्ट जो है इस ये क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए इसका सही आंसर है कि किसान को जो है गुणवत्ता बीज उत्पादन के लिए प्रशिक्षण देते हैं। देखिए हाई क्वालिटी HYV हाई वैरायटी का सीड्स जो है, ठीक है, HYV उत्पादन के लिए जो है गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन करवाता है। ठीक है, इस कंसेप्ट में क्या है, उन्नत बीजग्राम। देखिए नेक्स्ट क्या है कि भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है, तो राज्य द्वारा जो है अधिनियमित कृषि उत्पाद अधिनियम विपणन समिति, तो राज्य द्वारा जो है पैक्स जो उसको बोलते हैं ना, ठीक है, ये सब चीज़ें कृषि विपणन समिति जो है, ठीक है, इसके द्वारा नियमित किया जाता है। देखिए ये इसमें से जो है कि कौन सा कथन सही है, तो ये काफ़ी पुराना को है। ठीक है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, तो अभी ये पूछने के चांसेस कम है काफ़ी। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट NAM जो उसको बोलते हैं, ये स्कीम के बारे में पूछा गया है। तो देखिए ये क्या है कि यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्वभारतीय यानी ऑल इंडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, बिल्कुल सही है। यह है कि कृषि के लिए राष्ट्रीय व्यापारी बाजार सुलभ कराता है, जिससे उनके उत्पादों की कीमत मिलती है। तो जो पता है क्या है कि एक राष्ट्रव्यापी सभी मार्केट को क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्या कर सकता है, जोड़ देता है। ठीक है, इसको सबको, तो इसको क्या बोलते हैं, ENAM। ठीक है, स्वर्णिम तंतु, देखिए स्वर्णिम तंतु क्या है, गोल्डन फाइबर जूट को बोला जाता है। इसे क्या करते हैं, उससे जो जूट के रेशे से जो है कि पैकिंग सामग्री यानी चीनी वगैरह जो पैकिंग खिलौना ये सब निर्माण करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में किस फसल का उत्पादन 2005 के लक्ष्य से अधिक बढ़ा है, परंतु उगने वाले किसान देश में प्रत्येक वर्ष भारत में आत्महत्या करते हैं। देखिए कपास के किसान में आत्महत्या सबसे ज़्यादा करते हैं, और ये जो 2004-05 के बाद जो है उत्पादन में बढ़ा है। तो क्यों आत्महत्या करते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना कि बीज जो होता है, ठीक है, और ये लागत काफ़ी ज़्यादा आता है, और मौसम जो है ख़राब होने के कारण ही है, प्रतिकूल मौसम के कारण जो होता है फसल जो होता है नष्ट हो जाता है। फसल क्या होता है, नष्ट होने के कारण किसान क्या करता है, आत्महत्या करता है। ठीक है, भारतीय कृषि के संदर्भ में कथन कौन कौन सा सही है। देखिए भारत में विश्व का सर्वाधिक फसल वाला क्षेत्र है, तो ये सही है। भारत में फसल पैटर्न में धान सबसे अधिक है प्रभावित है, वो भी ठीक है। तीसरा क्या है, भारतीय कृषि जोत क्षेत्र का औसत आकार जो है कि संक्रियाओं से बहुत छोटा है, तो ये जो है कि नॉर्मल जो है कि एवरेज से बहुत छोटा है, नहीं काफ़ी छोटा सा जोत होता है, तो ये भारतीय कृषि की विशेषता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। देखिए सहकारी खेती ये नहीं है निम्न उत्पादकता का कारण, इससे उत्पादन में क्या होती है, इससे
उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अपर्याप्त निवेश कम है, तो उस वजह से क्या है कि कम उत्पादन होता है। जोत का उपविभाजन यानी जोत छोटा छोटा हो जा रहा है, उससे क्या होता है, मशीनीकरण में बाधा आती है, उस वजह से क्या होता है कि उत्पादन कम हो रहा है। वित्त और विपणन संबंधित समस्या है। देखिए फाइनेंस की और मार्केट की समस्या के कारण जो है उत्पादन क्या हो रहा है, किसानों का कम हो रहा है कृषि क्षेत्र में। मिली जुली खेती यानी क्या है कि मिक्स्ड एग्रीकल्चर यानी वो एक क्या होता है, उसमें क्या करता है, कृषि और पशुपालन दोनों करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि फसल का जो अवशेष है वो पशु खाता है, पशु का जो गोबर है वो फसल के लिए खाद का काम करता है, दोनों वे में बेनिफिट होता है इससे, ठीक है। भारतीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण स्तर पर यांत्रिकरण किस कारण संभव नहीं है। देखिए कि भारतीय किस खेती में अमेरिका की तरह बड़े बड़े ट्रैक्टर वगैरह क्यों नहीं चल सकता है, क्योंकि खेत का आकार छोटा है। तो इतना छोटा छोटा खेत में जो होता है कि बड़ी बड़ी मशीनें नहीं चलाई जा सकती है, ठीक है। इस वजह से क्या है, भारत में कृषि के यंत्रीकरण पूरा संभव नहीं हो पा रहा है। भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो वर्ष 1966 में जो है हरित क्रांति, नाम सुना होगा आपने। उस साल में क्या किया था, HYV हाई यील्ड वैरायटी का शुरू किया गया था, ठीक है। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें क्या क्या है, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। वाणिज्यिक फसल वही फसल होता है जिसका उपयोग खाद्यान्न के लिए नहीं बल्कि मार्केट में कच्चे माल के बेचने के लिए किया जाता है। देखिए कपास, तिलहन, जूट और गन्ना ये क्या करता है, लोग बेच के जो है मार्केट में जो है कि पैसे से नगद इनकम होती। और ये सबसे प्रमुख फसल, देखिए तंबाकू भी है, रबड़ भी है, चाय भी है, लेकिन सबसे जो मेन है इंडिया में क्या है, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना है, ठीक है। भारत में सहकारी खेती का जो है विचार के समर्थक कौन थे, चरण सिंह चौधरी। चरण सिंह जो थे जिसको क्या उसके जन्मभूमि पर जन्मदिन पर किसान दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो वो जो क्या है कि उन्होंने सहकारी खेती यानी मिक्स फार्मिंग, ये सारे किसानों के छोटे छोटे जोत को जो इकट्ठा करके एक साथ खेती करने का सहकारी खेती बोलते हैं। उसका समर्थन कौन किया था, चौधरी चरण सिंह ने किया था। निम्नलिखित में कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। देखिए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, जोत की अधिकतम सीमा तय करना और काश्तकारी सुधार मतलब बिचौलियों को खत्म करना, ठीक है, इसको बोलते हैं। ये सारे जो भूमि सुधार का हिस्सा है, लेकिन बहुफसली योजना ये भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कौन प्रकाशित करता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रकाशित करता है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की संस्तुति करता है। ये VVI है, ठीक है, कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है MSP का अनुशंसा करता है, ठीक है। ये टोटल जो है 25 फसलों का संस्तुति करता है, ठीक है। और ये इसका स्थापना कब हुआ था, 1965 में हुआ था। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का इसका हुआ था 1965 में स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य क्या है, देखिए इसका उद्देश्य जो क्या है तो ये उच्च उत्पादक किस्मों का बीजों का वितरण, सुधारीकृत उत्पादन तकनीक को दर्शाना और फसलों के नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना। साख सुविधा यानी जो क्रेडिट का काम नहीं है इसका, NFSC का। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें शामिल है, चावल, गेहूँ, दाल। ये जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत चावल, गेहूँ और दाल शामिल है। किस 25 वर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित किया था, तो तीसरी पंचवर्षीय में सूखा और युद्ध के कारण जो था कृषि में जो है नकारात्मक प्रदर्शन किया गया था, जिसके कारण हरित क्रांति लाया गया, उससे उत्पादन में वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, ये काफ़ी चर्चा है में। भारत हरित क्रांति का जन्मस्थली कहाँ है, पंतनगर। पंतनगर में क्या है कि हरित क्रांति की शुरुआत माना जाता है, ठीक है। हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था, देखिए रफ़ी अहमद किदवई नहीं था, ठीक है। तो ये कौन कौन बाकी है, MS स्वामीनाथन, इंदिरा गांधी और C सुब्रमण्यम जो है हरित क्रांति का से संबंधित थे, ठीक है। क्योंकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उसमें, ठीक है। C सुब्रमण्यम जो था कृषि मंत्री थे ये, ठीक है। और MS स्वामीनाथन क्या थे, कृषि वैज्ञानिक थे जो कि हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड
निम्नलिखित 2 क्या है, ऑपरेशन फ्लड 2 दूध आपूर्ति से संबंधित है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का चरण 1 70 से 80, ऑपरेशन फ्लड चरण 2 81 से 85, ऑपरेशन फ्लड का चरण 3 85 से 96 तक चलाता है। भारत में धीमी कृषि विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी कारण है, तो ग्रामीण निर्धनता, ठीक है। तो ग्रामीण निर्धनता के कारण जो भारत कृषि में विकास काफ़ी कम मात्रा में हो रहा है। निम्नलिखित में से मूल्य पर खाद्यान्न की सार्वजनिक खरीद सुनिश्चित करती है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है कि कृषि मूल्यों की स्थिरता, कृषकों को प्रेरणादायक स्रोत और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न भंडारण। देखिए MSP देने से क्या बेनिफिट होता है कि कृषि मूल्य में स्थिरता आती है, यानी पता है किसानों को कि उसका जो मूल्य है खेतों का, फसलों का जो होगा वो एक इतना प्राइस न्यूनतम कम से कम इतना तो मिल ही जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि किसान जो है ये डर नहीं रहता कि अगर फसल उत्पादन ज़्यादा हुआ तो हम बेचेंगे कहाँ, ठीक है, प्राइस घट जाएगा, तो ये भी समस्या नहीं है। तीसरा है कि सरकार क्या करती है, गरीबों को PDS जन वितरण प्रणाली के द्वारा जो खाद्यान्न देती है तो वो सरकार MSP से ही खरीदती है, ठीक है। तो ये सारा फायदा होता है MSP का। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में विचार कीजिए। तो देखिए ये क्या है कि यह किसानों को पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है। यह किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है क्योंकि वे अपनी पैदावार पर ज़्यादा बड़ा लाभ कमाते हैं, ये भी सही है। तीसरा क्या है कि खाद्य सुरक्षा मिशन को सहायता प्रदान करती है, ठीक है, यह खाद्य सुरक्षा मिशन को सहायता प्रदान करती है, ये दोनों सही है। गोल्डन राइस जो है, ठीक है, ये जो है उसमें कौन सा विटामिन होता है, विटामिन A होता है। निम्नलिखित राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम जो कभी क्या होता है, ठीक है, वो जो है क्या भूमि का अभिलेख है, ठीक है, उसका जो डॉक्यूमेंट्स है उसको जो है कि डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस 2008 में चालू किया था, ठीक है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान जो कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, ये मैसूर में, ठीक है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान अनुसंधान संस्थान जो है मैसूर में, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो का जो है पार्ट 4 लाएंगे, ठीक है, उसमें देखते हैं। तो इसको आप जो है कि ये काफ़ी जो VVI क्वेश्चंस हैं इसको काफ़ी आप रिवीजन कर लीजिए और देखिए उसके बाद जो है कि ये स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है इसका, ठीक है। BPSC जो है 70 स्टैंडर्ड का, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक्स में जो 15 क्वेश्चन पूछा गया था 69 में, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी से बन जाएंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स का लेक्चर्स। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।